तो देखिए, कल मैंने जो आपको सिलेबस दिया था, ये है हमारा जीएस का सेट नंबर 3, तीसरा, जो आज होना है। सिलेबस में मैंने बात करी थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद काल, नीति निर्देशक तत्व, भारत की झीलें और भारत के जलप्रपात, और मैंने आपको 2 संगठन दिए थे, एक सार्क और एक ब्रिक्स। अच्छा, जब मैं एक दिन पहले देता हूं तो पढ़ने में कितना समय लगता होगा इसको? 2 घंटे। इसको पार्ट वाइज में पढ़ा करो। कैसे? जैसे मैंने ये दिया तो जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ लिया, चलो ठीक है, एक कंप्लीट हो गया। फिर किसी समय निकाल के चलो एक महाजनपद को थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बाकी काम हो जाएगा। ऐसे ही फिर नीति निर्देशक तत्व को थोड़ा देख लेते हैं। तो ऐसे करके पार्ट में तैयार कर लिया करो। मैं आपको सेट जो 4 है उसका सिलेबस मैंने लिख दिया है, यानी जो मैं कल आपको कराऊंगा उसमें एक तो मैं आपको कराऊंगा मौर्य काल, ठीक है, और मौर्योत्तर काल। आपको ये थोड़ा परेशान करेगा मौर्योत्तर काल, तो इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है। मौर्य काल तो इजी है क्योंकि इसमें 3 ही शासक पढ़ने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और एक आपका अशोक। मेन तो 3 ही है। ये ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, दिक्कत ज्यादा करेगा मौर्योत्तर काल, क्योंकि इसमें कई सारे वंश हैं, लमसम 8 से 9 वंश हैं इसमें, लेकिन छोटे छोटे हैं। आपको केवल उनके संस्थापक पढ़ लेने हैं और कुछ नहीं पढ़ना। बाकी क्या क्वेश्चन आएगा उनसे वो मैं करा दूंगा आपको। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। मैंने दोनों एक साथ दिए, कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी कंपेयर करके रहेंगे, दोनों का कार्यकाल, दोनों को कौन चुनते हैं, तो इस तरीके से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये कवर कर लेना। एक टॉपिक है आपका भारतीय मृदा, इंडियन सोयल, भारतीय मृदा। तो ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है उन बच्चों को पढ़ने में जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी ये चीजें। तो इस टॉपिक को, अच्छा, आपको अगर ऐसा रहा करे ना कि सर ये टॉपिक मुझे पढ़ा दो, हमें पढ़ा दो, तो मुझे आप 5 मिनट दोगे, मैं कोई भी टॉपिक इनमें से पढ़ा दूंगा आपको। मैं शॉर्टकट में आपको 5 मिनट में इनमें से कोई सा भी टॉपिक पढ़ा सकता हूँ, और ऐसे भी आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वहां से सब। एक टॉपिक है आपका नाटो, क्योंकि ये थोड़ा करंट में रहता है, तो एक नाटो पढ़ लेना, छोटा सा है, 2 मिनट का टॉपिक है। एक है आसियान, तो आसियान संगठन के बारे में किन किन देशों का है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक है बिम्स्टेक। मैंने 3 कर दिए हैं संगठन क्योंकि छोटे हैं। संगठन में आपको ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, 3 चीज पढ़नी है। पहला, गठन कब हुआ, दूसरा, उसका मुख्यालय कहां पर है, और तीसरा कि उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, कम से कम उनका एक आइडिया हो। और चौथा जोड़ सकते हो तो करंट जोड़ देना। करंट में ये कि उसकी अगर कोई हर साल सम्मेलन हो रहा है तो वो सम्मेलन कहाँ हो रहा है, जैसे आसियान का समझो कहाँ होना है, बिम्स्टेक का कहाँ होना है, तो ये आपकी करंट भी यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका अगला सिलेबस है, इसे घर से पढ़ लेना, ठीक है। और ठीक है, शुरुआत करते हैं अब हम लोग, ठीक है। इसके जो 50 क्वेश्चन है वो मैं आपको कराता हूं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपने देखा होगा और जब पढ़ा होगा कि जैन धर्म में जो कॉन्सेप्ट है वो तीर्थकर का कॉन्सेप्ट है, और जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने हैं? 24 तीर्थकर हैं। इसमें से आपको 3 तीर्थकर याद रखने हैं। एक तो पहले तीर्थकर आपको पता हो कौन है, एक 23वें आपको पता हो, और एक 24वें आपको पता हो। पहले तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव, ये हैं ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी, महावीर। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? पढ़ा हो तो? सिद्धार्थ था? क्या था? वर्धमान, वर्धमान। आप ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, महावीर स्वामी की मदर कौन थी? त्रिशिला, त्रिशिला। और पिता? पिता सिद्धार्थ थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बात समझ रहे हैं? तो कंफ्यूजन नहीं रखना, ये ध्यान रखना। जो अच्छा, आपको पिछले वाली क्लास की सीट पोस्ट मिल गई थी, पीडीएफ, बोर्ड की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल गई थी ना? हाँ,
चलिए, इनके ना चिन्ह और याद रख लेना, इनके जन्म के चिन्ह जो है वो भी आपसे पूछ लेता है। ऋषभ देव का चिन्ह कौन सा था? बैल, या हम वृषभ कह सकते हैं, बैल या वृषभ। अच्छा, पार्श्वनाथ का सर्प, सांप, और महावीर स्वामी का सिंह है। ठीक है, बाकी 24 के याद नहीं करने आपको, इन 3 के याद रखना, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे करने के लिए मल्लिकार्जुन है, ठीक है, मल्लिकनाथ, ठीक है, जो 19वें थे, उनका कलश था। लेकिन एग्जाम के समय पे आप वो ध्यान रखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो एटलीस्ट पता होना चाहिए, वो नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, प्रतीक चिन्ह याद रखना, और यहां पर वो बैल की जगह आपको वृषभ भी दे सकता है, वृषभ। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया। अगला प्रश्न है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? ठीक है, प्रथम अनुयायी कौन थे? तो सबने पढ़ा होगा, कौन थे? जमाली। एक बात ध्यान रखना, जो जमाली थे वो इनके दामाद थे, दामाद जमाली। और यशोदा कौन थी इनकी? कुछ थी? हाँ, यशोदा थी इनकी पत्नी। और अणोजा कौन थी? अणोजा, ये थी इनकी बेटी, यानी इनकी पुत्री, इनकी बेटी थी। और ध्यान रखिएगा, इसका एक दूसरा नाम भी था, क्या? प्रिय दर्शना। और जो इनकी ये बेटी थी, इसी का विवाह हुआ था किसके साथ? जमाली के साथ। और दामाद इनका जो था वो इनका पहला अनुयायी बना था, पहला इनका शिष्य बना था, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, त्रिशला कौन थी इनकी? त्रिशला थी इनकी माता। ठीक है, तो एक ही बच गए पिता, और वो मैं आपको लिखा चुका हूं कि पिता कौन थे? पिता कौन थे इनके? सिद्धार्थ थे। इसके अलावा जन्म कई बार पूछ लेता है कि जन्म कहां हुआ था। ठीक है, जन्म कहां हुआ था? तो कोई बताएगा कहां हुआ था? कहां हुआ था जन्म? बताओ, कोई तो बताओ। कुंडलग्राम। तो कुंडलग्राम कहां था? कहीं तो होगा। कौन से महाजनपद में था? कौन से राज्य में था? तो बताओ यार, इतना तो बताइए दो। जन्म हुआ था वैशाली के कुंडलग्राम में। और मृत्यु कहां हुई थी? पावा। पावा, पावापुरी जिसे कहते थे। पावा जो थी वो ध्यान रखना, मल गणराज्य की राजधानी थी। मल राज्य की राजधानी, मल राज्य की राजधानी थी ये पावा। मैं आपको एक बात बताता हूं, मल गणराज्य जो था, इसकी 2 राजधानियां थी मल गणराज्य की। मल गणराज्य था उत्तर प्रदेश में, कुल 8 महाजनपद थे 16 महाजनपदों में, जिसमें से एक था आपका मल गणराज्य। इसकी 2 राजधानी थी, एक थी पावा और एक थी कुशीनगर। कुशीनगर। तो अगर आपसे कहे बुद्ध की मृत्यु कहां हुई है, तो बुद्ध की मृत्यु हुई है कुशीनगर में। और अगर आपसे पूछे पावा में किसकी मृत्यु हुई है, तो ये हुई है महावीर की। महावीर जैन धर्म से संबंधित थे और बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ध्यान रखना, दोनों की मृत्यु कहां हुई है? मल गणराज्य में हुई है, मल राज्य में हुई है। ठीक है, ये मल राज्य उस समय उत्तर प्रदेश में था, आज भी है मल। कुशीनगर आपने सुना ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी 2 राजधानी थी, एक पावा और एक कुशीनगर। पावा में मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। आपको कंपेयर करके ही याद करना है, सिंगल याद नहीं करना। कंपेयर करके याद रखोगे कभी मार नहीं खाओगे, और सिंगल सिंगल याद करोगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो पावा में महावीर की मृत्यु और कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु। खैर, क्वेश्चन था महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो क्या कौन थे? वो जमाली। क्लियर? इनके दामाद थे, इनकी पुत्री थी अणोजा, प्रियदर्शना, उससे विवाह हुआ था। क्लियर? ठीक है, थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है तो ये पीडीएफ से देख के आप इसे नोट कर लेना, मैं राइटिंग थोड़ी और सही कर लूंगा।
महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, यहां पर तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो महावीर से रिलेटेड और एक बुद्ध से रिलेटेड। ठीक है, पहली रखनी है ज्ञान कहां प्राप्त हुआ, ज्ञान कहां। तो अगर पूछा जाए महावीर को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ, तब गांव का नाम है जरैम्भिक गांव, जरैम्भिक गांव। और अगर बुद्ध को पूछे कहां ज्ञान प्राप्त हुआ, तब आंसर है बोध गया। ठीक है, जरैम्भिक गांव महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ और बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। एक आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो महावीर अगर पूछे तो नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका। और अगर पूछे बुद्ध को, तब आंसर होगा निरंजना, निरंजना। कंफ्यूजन तब होगा जब दोनों मिलेंगे ऑप्शन में तुम्हें। ये क्वेश्चन तो इजी है क्योंकि इसमें एक ही नाम है ऐसा, तो ऋजुपालिका आंसर आप लगा दोगे। लेकिन अगर इसमें साथ में निरंजना भी होता, तब वो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा कर देता। अगला पूछेगा वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल का या पीपल का? साल वृक्ष। ठीक है, साल। और इनको पीपल। आप कहोगे सर यहां भी इतने में भी मिस्टेक होती है। हाँ होती है, 100% होती है। कंफ्यूजन वाली बात है, याद नहीं आता। ठीक है, तो साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे जरैम्भिक गांव में महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, और पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में, एक बोध गया गया में ही पड़ता है। ठीक है, बोध गया को एक और नाम से भी जानते हैं, कोई बताएगा? उरुवेला, सुना है उरुवेला? तो वो भी वहीं पर है, उरुवेला भी। खैर, यहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ है किसको? बुद्ध को। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋजुपालिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो दो ही जैन परिषद हुई हैं। जैन परिषद की बात अगर हम करें तो कितनी हुई हैं? दो। ठीक है, एक कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र। और एक कहां हुई थी? बल्लभी। बल्लभी, बल्लभी कहां पर है? गुजरात। दूसरी वाली, सेकंड वाली जो हुई थी जैन संगति, वो यहां हुई थी, और पहली वाली पाटलिपुत्र में हुई थी। आपसे इनके अध्यक्ष पूछ सकता है कि अध्यक्ष कौन थे, कोई बताएगा कि पहली वाली के अध्यक्ष कौन थे, अगर पढ़ा हो तो? हाँ, नहीं, महाकश्यप। ठीक है, एक आ रहा है महाकश्यप बता रहे हैं, कोई बताएगा? पहली वाली जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। अच्छा, राजा कौन रहे होंगे इस समय? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी इस समय जो वंश था, वो राजा जो थे इस समय पर, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैनी बन गए थे, और लास्ट में फिर वो भद्रबाहु के साथ चले गए थे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। वहीं पर उन्होंने संलेखना करके अपने प्राण त्याग दिए थे। बल्लभी में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, केवल अध्यक्ष पूछेगा। तो बताएगा कोई कौन थे अध्यक्ष? तो इसमें नाम याद रखना, देवर्धिगण, देवर्धिगण क्षमा श्रवण। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं, मैं बोर्ड पे एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा, वो है सब जो एग्जाम में आती है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से केवल अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, राजा इसलिए नहीं क्योंकि कोई भारत में उस समय पर केंद्रीय सत्ता थी नहीं। ठीक है, जब ये 6ठी शताब्दी में हुई है, उस समय पर कोई ऐसी केंद्रीय सत्ता थी नहीं कि कोई राजा का नाम मिले। लेकिन यहां पर आपसे राजा का नाम पूछ लेता है। हालांकि आपसे एग्जाम में जैन संगति से उतना नहीं पूछता जितना बौद्ध संगति से पूछता है, और बौद्ध संगति हुई है कितनी? 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन का जवाब कोई देगा?
किसको? ऑप्शन जम्बू, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, सुधर्मा कौन थे? बताएगा? हाँ, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। किसको बनाया गया था? सुधर्मा को, सुधर्मा। ठीक है। और ज्यादातर क्या सोचेंगे लोग? वो ये सोचेंगे कि शायद भद्रबाहु या स्थूलभद्र में रहा होगा। देखो इनका भी रोल बड़ा था। अच्छा, भद्रबाहु ने ही नींव रखी थी दिगंबर संप्रदाय की, दिगंबर, और इन्होंने नींव रखी थी श्वेतांबर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। जैन धर्म दो वर्गों में बटा आगे चल करके, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो ये कि दिगंबर संप्रदाय किसके नेतृत्व में बना था? भद्रबाहु के। और श्वेतांबर संप्रदाय किसके नेतृत्व में बना था? एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के समय कहते हैं अकाल पड़ा था, तो जो भद्रबाहु थे वो अपने कुछ लोगों के साथ निकल गए थे दक्षिण भारत की ओर। इन्होंने कपड़े वगैरह सब कुछ त्याग दिए थे। यानी जो जैन साधु नंगे रहते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी आपने देखे होंगे, जो जैनी नंगे रहते हैं वो है दिगंबर, बिना वस्त्रों के रहते हैं। और श्वेतांबर वो हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो जैनियों में दो ही मेन संप्रदाय हैं। जो सफेद वस्त्र पहनते हैं वो है श्वेतांबर, वो मानते हैं स्थूलभद्र को। और जो नग्न रहते हैं, आपने टीवी पे भी कई जैनी आचार्य देखे होंगे, वो नग्न रहते हैं, वो है दिगंबर। और वो किसको मानते हैं? भद्रबाहु को मानते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ठीक है, तो क्या आंसर लगाओगे? बोध गया, बोध गया। ठीक है। अच्छा, ये जो लुम्बिनी लिखा हुआ है ये बहुत फेमस है। लुम्बिनी जो जगह थी ये कौन से राज्य में पड़ती थी? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में था लुम्बिनी। और यहां पर क्या हुआ था, कोई बताएगा? यहां पर हुआ था बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म। और ध्यान रखना, बुद्ध की जो माता थी वो कौन थी? महामाया। और पिता कौन थे? शुद्धोधन, पिता थे शुद्धोधन, शुद्धोधन। लेकिन कहते हैं जन्म के समय इनकी माता मर गई थी, जिस कारण से इनका जो पालन पोषण किया था वो किया था इनकी मौसी ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये भी पूछ लेता है कि बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। ये इनकी मौसी थी, मौसी, मौसी। ठीक है। और बुद्ध के बचपन का नाम तो आपको पता ही है, क्या था बचपन का नाम? हाँ, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। ठीक है। कुशीनगर क्यों फेमस है? किसकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में? बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्या ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कोई मुझे बताएगा, बुद्ध ने मृत्यु से पहले एक व्यक्ति को उपदेश दिया था, वो किसको दिया था? कौन व्यक्ति था जिसको उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था बुद्ध ने? ऑप्शन है सुभद्र और दूसरा ऑप्शन है आनंद। आनंद ही नहीं है, सुभद्र है, ध्यान रखिए। ठीक है। तो अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था सुभद्र को। आनंद को वो अपना भाई जैसा मानते थे, प्रिय मानते थे। आनंद के कहने पर उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अंतिम उपदेश अगर पूछा गया, आनंद को तो पहले ही उपदेश दे चुके होंगे, अंतिम किसको दिया था? सुभद्र को। ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्यों किसको दिया था? सुभद्र को। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? किसको दिया था? क्या आंसर होगा? सुभद्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आनंद जो था ये इनका प्रिय शिष्य था, आनंद। इसी के कहने पर इन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था, क्योंकि जो प्रजापति गौतमी थी वो चाहती थी कि वो बेटे के संघ में शामिल हो। तो आनंद को वो कहती थी कि समझा इसको, ये समझ मानता नहीं है। और तब आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को शामिल किया था। और पहली महिला के रूप में जिसे उन्होंने संघ में शामिल किया था बुद्ध ने, वो थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनके अलावा सारी पुत्र और मोदगिलायन ये भी बुद्ध के शिष्य थे, बुद्ध के शिष्य। ठीक है, ये दोनों भी बुद्ध के शिष्य थे। ठीक, नेक्स्ट।
बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, किसको कहते हैं? हाँ, तो जब उन्होंने क्या किया? गृह त्याग, गृह त्याग, गृह त्याग। एक घटना ये भी पूछ लेता है, महापरिनिर्वाण, ये क्या है? ये है मृत्यु, मृत्यु की घटना। अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु क्या घटना कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। एक आपसे पूछ सकता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन ये कौन सी घटना है? तो ये है उनका पहला उपदेश। जो उन्होंने पहला उपदेश दिया तो वो घटना कहलाई धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना। ये मेनली 3 घटनाएं इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक निर्वाण भी है। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति से है, निर्वाण का मतलब प्राण निकलने से नहीं है। प्राण निकलने का मतलब है महापरिनिर्वाण, और निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, अगर मैं कहूं निर्वाण प्राप्ति तो इसका मतलब है ज्ञान प्राप्ति। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपसे क्रम लगवाएगा, आपसे एग्जाम में 4 घटनाएं देगा और कहेगा बुद्ध के जीवन से संबंधित इन 4 घटनाओं का क्रम लगाइए। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी होगी? घर से बाहर निकले, बुद्ध बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले तो घर से बाहर निकले, यानी सबसे पहले घटना कौन सी रही होगी? महाभिनिष्क्रमण। दूसरे नंबर पर उन्होंने क्या किया होगा? ज्ञान प्राप्त किया होगा। तीसरे नंबर पर उन्होंने पहला उपदेश दिया होगा, और चौथे नंबर पर उन्होंने क्या किया होगा? प्राण त्यागे होंगे अपने। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है, बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहां हुई थी? तो कहां हुई होगी बताओ? पहला उपदेश उन्होंने कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। इसका मतलब यह घटना कहां पर घटित हुई थी? सारनाथ में। आपसे अगर ये पूछे कि बताइए महापरिनिर्वाण की घटना कहां घटित हुई होगी, तो ये कहां घटित हुई होगी? कुशी नगर में घटित हुई होगी, कुशी नगर। क्लियर? तो यहां से कुछ क्वेश्चन आपके घूम फिर के पूछ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कर लिया ना? ठीक है, अगला ये है 4 बोध संगतियां। ठीक है, इनको मिलान करना है कि कौन सी संगति के कौन अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो इसमें एक है पहली बोध संगति, ठीक है, एक है द्वितीय बोध संगति, एक है तृतीय बोध संगति, और एक है चतुर्थ बोध संगति। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इसको, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, वसुमित्र ने जो करी थी वो 4th बोध संगति की अध्यक्षता करी थी, चौथी बोध संगति की। और महाकश्यप ने जो करी थी वो करी थी पहली बोध संगति की अध्यक्षता। और सर्वकामी ने जो करी थी वो करी थी दूसरी बोध संगति की अध्यक्षता। और मोगलीपुत्र किसने करी थी? तीसरी बोध संगति की अध्यक्षता। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है, क्वेश्चन ये भी है कि ये कहां कहां हुई थी। तो इसमें जो चौथी वाली बोध संगति थी ये हुई थी कश्मीर। कश्मीर में एक जगह थी कुंडलवन, वहां हुई थी। पहली वाली बोध संगति कहां हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। पहले पाटलिपुत्र की राजधानी राजगृह थी, राजगृह, वो पाटलिपुत्र कह रहा हूं, मगध की राजधानी पहले जो थी वो राजगृह थी। ठीक है, बिहार में सप्तवर्णी गुफाओं के बीच में थी राजगृह। और इस क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि इस समय राजा कौन था भाई? हाँ, इस समय राजा था कनिष्क, चौथी वाले के समय। और इसके जो पहली वाली हुई थी इसके समय पर जो था वो था आजाद शत्रु, आजाद शत्रु, हर्यक वंश का शासक, जो कि बिंबसार के बाद गद्दी पर बैठा था। दूसरी वाली जो बोध संगति हुई थी ये हुई थी वैशाली में, वैशाली। और इस समय जो अध्यक्ष था वो, सॉरी, राजा था, वो था कालाशोक, कौवे जैसा काला, कालाशोक। ठीक है, काक वर्ण कहते थे इसे। और तीसरी वाली जो हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में इस समय कोई राजा बताएगा कौन थे राजा? अशोक, अशोक। ठीक है,
तो सबसे पहले आप यहां पे एक क्रम और देखिए, सबसे पहले मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह थी, इसलिए पहली बोध संगति राजगृह में हुई है। आगे चल के राजधानी वो हुई थी वैशाली, इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी बोध संगति हुई है वैशाली में। और आगे चल के राजधानी बन गई है पाटलिपुत्र, तो तीसरी बोध संगति हुई है पाटलिपुत्र में। और कनिष्क ने राजधानी में नहीं करवाई, कनिष्क ने इसको करवाया कश्मीर में, कि वहां कोई बोध संगति नहीं हुई है, तब वहां पर उसने चौथी बोध संगति कहां पर करवाई, कश्मीर में करवाई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना और इसको अच्छे से याद कर लेना, यहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, पूछ सकता है। तो मिलान कर लीजिए, पहले वाले को मिला दीजिए इससे, दूसरे वाले को मिला दीजिए इससे, तीसरे वाले को मिला दीजिए इससे। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का कौन सा मिलेगा, तीसरा चौथा, आंसर होगा डी आंसर। इसको याद कर लेना मेरे कहने से अच्छे से, अगर कोई भी पेपर देने जा रहे हो। ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चारों बोध संगतियां, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, नहीं लिखा गया तो घर पे लिख लेना, बाकी तो और क्या है, हाँ जितना लिख लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, सॉरी। ऐसे ही तो क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले यहां हाईलाइट कर दो। जो बच्चे सीधा कथन पढ़ते हैं वो ऊपर को नहीं देखते, वो गलत कर जाएंगे। कई बार ये हो जाता है सही की जगह सही नहीं आ जाता है लिखा हुआ। पहला है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है कि गलत है, कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु में किस जगह पर हुआ था, लुम्बिनी, ठीक है। अगला है उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, सही है, बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तभी तो लोग जुड़े उनसे। ध्यान रखना, वो वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते थे और इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को नास्तिक दर्शन में रखा जाता है। आपके यहां पर दर्शन को दो भागों में बांटा जाता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है। इसमें 6 दर्शन आते हैं, जैसे नाम आपने सुना होगा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक दर्शन। जो नास्तिक दर्शन है उसमें 3 दर्शन आते हैं, एक जैन दर्शन, एक बौद्ध दर्शन और एक चार्वाक दर्शन। चार्वाक वो भी नास्तिक दर्शन है। इसलिए ये बात सही है कि वो वैदिक धर्म को नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते, उन्होंने तो खुल के विरोध किया। भाई अगर आज आप देखिए दलित समाज के लोग बौद्ध धर्म से जुड़ रहे हैं तो वो किसका विरोध कर रहे हैं, देवी देवताओं का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं हम मानते ही नहीं है हिंदू धर्म को, हम वैदिक सत्ता को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अगला है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, बिल्कुल ध्यान रखना, इनका सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो है 4 आर्य सत्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, कोई बताएगा क्या है 4 आर्य सत्य? दुख समुदाय। अगला दुख निवारण, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नंबर 1 दुख, नंबर दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निवारण यानी दुख निवारण, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यहां समझने की बात है क्या क्या है 4। बौद्ध धर्म की फिलोसफी तो समझ लो, ये मेन फिलोसफी है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म कहता है कि संसार दुख है, यानी पूरा जो संसार है वो दुख है। बोले संसार का मतलब ही दुख है, ठीक है। कैसे उन्होंने बताया कि देखिए जन्म होते हुए भी दुख है, बच्चा रोता है, माता को पीड़ा होती है, जब इंसान मरता है तब भी परिवार वालों को पीड़ा होती है, अप्रिय मिलन भी दुख है, कोई ना चाह के पसंद ना करता और शादी करा दो तो भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है,
यानी आपस में शादी करना चाहते हो, समाज ने नहीं होने दी, तब भी दुख है। तो बोले जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है। इस समाज में और है क्या? आप देखो, आप बैठ के पढ़ रहे हो, क्या है ये दुख? शाम को 5 बजे लोग घूम रहे होंगे और आप बैठ के पढ़ रहे हो, ये क्या है? दुख। ठीक है, बहुत लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मैं यहाँ पर बैठ खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, क्या है? दुख है। मतलब ठीक है, हम फील नहीं कर रहे, लेकिन कर तो रहे हैं ना, ये मेहनत है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जॉब लेनी है आप लोगों को, मेहनत कर, कल को जॉब मिलेगी, फिर रिटायरमेंट होगा, फिर कभी बीमार, फिर लास्ट में शरीर छोड़ना। तो पूरे जीवन में संघर्ष है और दुख है, बौद्ध धर्म ऐसा कहता है। लेकिन बौद्ध धर्म ये कहता है कि इस दुख का जो कारण है ना, वो ध्यान रखना, वो क्या है? पता है क्या है? इच्छाएं। इच्छा यानी तृष्णा, इसको वो कहते हैं तृष्णा। किसी चीज को पाने की इच्छा। आपको नौकरी पाने की इच्छा है, इसलिए ये दुख है। कई लोगों को अच्छी शादी करनी है, कई लोगों को महंगी शादी करनी है, कई लोगों को जॉब लेके पहले बुलेट लानी है, फिर ये लाना है, फिर वो लाना है। अगर ये इच्छाएं ही ना हो तो क्या पढ़ेंगे? क्या नहीं पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं दुख का कारण इच्छा और तृष्णा है। अब कहते हैं दुख निवारण, कि दुख निवारण कैसे हो सकता है? वो हो सकता है तृष्णा की समाप्ति। यानी अगर आप लोग अपने अंदर की इच्छा को समाप्त कर लें, किसी गंध के प्रति कोई राग नहीं, किसी रंग के प्रति कोई मोह नहीं, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि हमें रंग से फर्क नहीं पड़ता, सुंदरता से फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सुंदर चीज के प्रति आकर्षण खत्म हो जाए, ठीक है, तब इस स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि अब स्थिति आ चुकी है दुख निवारण की। बट ये होगा कैसे? तो ये चौथा बताते हैं कि ये कैसे होगा। ये होगा अष्टांगिक मार्ग के पालन से। अष्टांगिक मार्ग का पालन, यानी बौद्ध धर्म 8 मार्ग बताता है और वो ये कहता है इनका आपको पालन करना है। 8 मार्ग, इसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक समाधि है। तो ऐसे करके 8 रास्ते हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, यहां से थोड़ा डीप जाके पूछ सकता है, वो ये पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म ने तृष्णा की समाप्ति के लिए कौन सा दर्शन बताया है या कौन सा रास्ता बताया है? तो आंसर होगा अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, इसका मार्ग का मैं सीधा हल बता देता हूं। सीधा मार्ग है सन्यासी बनना। घर छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, काम छोड़ दो, कटोरा हाथ में ले लो। फिर बताओ दुख रहेगा क्या? हमने कुछ नहीं कमाया भाई, हमें शौक ही नहीं है, हमने जीवन में कुछ नहीं करा भाई, करना ही क्यों है? फिर तो दुख ही खत्म है ना, कहीं मिलेगा कुछ खा लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, क्लियर? सही है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। हाँ, यहां पर ये चीज करने से पहले मैं 2 बात और बता देता हूं आपको। एक आपसे पूछ लेता है त्रिरत्न, ये लिख लेना, त्रिरत्न। ये आपसे बौद्ध धर्म के भी पूछ सकता है और ये आपसे जैन धर्म के भी पूछ सकता है। अगर बौद्ध धर्म के पूछेगा तो क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब बुद्ध, धम्म मतलब उनके उपदेश, संघ मतलब उन्होंने जो संगठन बनाया था वो। जैन धर्म के त्रिरत्न कोई बताएगा मुझे? सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्यक आचरण। एक जना कोई बताओ, क्लियर? सम्यक सम्यक दर्शन। और कोई? आचरण, वही है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ध्यान रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक क्या मतलब है? बैलेंस। आचरण, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेता है।
ठीक है। इसके अलावा एक आपसे पूछता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, इसमें ध्यान रखना, इसमें 3 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। एक है सूत पिटक, एक है विनय पिटक, पिटक मतलब होता है टोकरी, और एक है अभिधम्म पिटक। ये ग्रंथ हैं 3, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सबसे इंपोर्टेंट बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं ये, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में क्या है? नियम कानून है, बौद्ध धर्म में रहने के नियम कानून, संघ में रहने के नियम कानून। और अभिधम्म पिटक में है मेनली बौद्ध धर्म का दर्शन, कि रियल में बौद्ध धर्म क्या है, उसकी फिलॉसफी जो है वो अभिधम्म पिटक में है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा पहला तो कि निम्न में से किस पिटक में बुद्ध के उपदेश शामिल किए गए हैं? तब आंसर है सूत पिटक। किसमें संघ के नियम कानून है? विनय पिटक। और किसमें बौद्ध धर्म का दर्शन है? तो वो है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात आती है 16 महाजनपदों का उल्लेख। आपको शायद पता हो जिस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे उस समय भारत में 16 राज्य थे। राज्य तो 16 से ज्यादा थे, लेकिन 16 महत्वपूर्ण राज्य थे, और इसकी चर्चा कुछ ग्रंथों में मिलती है, और खास करके एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। कोई बताएगा किस धर्म का ग्रंथ है? ठीक है, बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का? किसका? जैन धर्म का। तुक्का मार रहे हो? जैन धर्म। कितने हैं जैन धर्म वाले? अब कोई। बौद्ध धर्म वाले मैं आपसे बता दूं, जातक पिटक निकाय, जातक पिटक निकाय ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। तो जिसके लास्ट में निकाय लग जाए वो बौद्ध धर्म का है, जिसके लास्ट में पिटक लग जाए वो भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यहां क्या लिखा हुआ है? अंगुत्तर निकाय। तो ये किसका हो गया? बौद्ध धर्म का ग्रंथ। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों की चर्चा मिलती है? 16। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अब ये कहानी शुरू हो रही है 16 महाजनपदों की। कि 16 महाजनपद कौन कौन थे? इसमें एक बड़ा फेमस महाजनपद है जिसका नाम है वैशाली। वैशाली महाजनपद जो है ये प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो ये कहां पर है? बिहार में। आपसे इसकी जो वैशाली है, एक्चुअली ध्यान रखिएगा कि जो गणतंत्र का नाम था वो था बज्जी। बज्जी नाम सुना? बज्जी, हाँ सुना है? बज्जी की राजधानी क्या थी? हाँ, तो मैं एक अक्षर लिख सकता हूं यहां पर, वैशाली बज्जी राज्य की राजधानी थी। यानी एक राज्य था बिहार में जिसका नाम था बज्जी। क्वेश्चन एक तो यहां आपसे पूछेगा कि बज्जी की राजधानी क्या थी, तो आंसर क्या बताओगे? वैशाली। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो बज्जी था, या वैशाली दे सकता है नाम, यहां पर कौन सा सबसे प्रमुख घराना था, यानी वंश था, परिवार था? तो उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो लक्ष्मियों का दबदबा रहा है बहुत लंबे समय तक। आगे आने वाले शासकों को अपने को लक्ष्मी वंश से जोड़ना पड़ा है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछेगा कि मगध के किस शासक ने बज्जी को जीता था? कौन सा राजा था जिसने बज्जी को जीता था? मगध का कौन सा शासक था? तो आपने अगर महाजनपद काल पढ़ा हो तो वहां पर एक शासक हुआ है अजातशत्रु। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें ये और लिख लेना, बज्जी को अजातशत्रु ने जीता था।
अजातशत्रु ने जीता था। ठीक है, पहली बार अजातशत्रु ने बज्जी को जीतने के लिए महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। आपने देखा नहीं बाहुबली में कि वो रथ के आगे वो लगा हुआ है, कुछ किया गया है ना नया, वो सब काम अजातशत्रु ने किए थे बज्जी को जीतने के लिए, क्योंकि बज्जी को आप जीत नहीं सकते थे। ये इतना खतरनाक राज्य है बिहार का कि यहां पर जो बैठा हुआ है मेन परिवार वो है लक्ष्मी। हालांकि इसमें 8 कुल थे, लेकिन सबसे खतरनाक कुल था लक्ष्मी, तो हराया जा नहीं सकता था। तो पहले अजातशत्रु ने फूट डाली, उसके बाद में बज्जी को जीता था। तो बज्जी से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बज्जी कहां था? बिहार, राजधानी वैशाली। बज्जी को जीतने वाला शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन सी बोध संगति वैशाली में हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? दूसरी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? हाँ, तो एक राज्य था अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। एक कौशल की राजधानी भी आपसे पूछ सकता है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये राजधानी याद कर लेना इन राज्यों की। बज्जी की राजधानी अभी पढ़ाई है, वैशाली। और मगध की राजधानी राजगृह, राजगृह, राजगृह। देखो यहां पर थोड़ा सा मगध को ये ध्यान रखना, मगध में 3 वंश हुए हैं। एक था हर्यक वंश, सबसे पहला वंश। एक था नाग वंश और एक था नंद वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, ये शायद आपने पढ़ा हो, बिंबिसार, ये भाई साहब संस्थापक था, संस्थापक। और इसी का बेटा हुआ अजातशत्रु, और इसी का बेटा हुआ उदयन, उदयन। नागवंश का संस्थापक था शिशुनाग, और इसी के बाद गद्दी पर बैठा कालाशोक, कालाशोक। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद, और इस वंश का अंतिम शासक हुआ धनानंद, जिसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। आपको जो अगली सीट में पढ़ना है वो इससे आगे का पढ़ना है, धनानंद से आगे का, ठीक है। और यहां तक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा महाजनपद काल से। अब यहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंबिसार के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अजातशत्रु। ध्यान रखना, अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा था, ये मार के गद्दी पे बैठा था, और यही काम इसकी औलाद ने करा था, इसकी औलाद ने इसको मार दिया था। यहां से जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना इसने करी थी, उदयन ने। ये ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र राज्य जो गंगा व सोन नदी के संगम पर बसाया था, वो किसने नींव रखी थी पाटलिपुत्र की? उदयन ने, उदयन, ठीक। और दूसरी बोस, पहली बोस संगति किसके समय हुई थी? इस समय राजधानी क्या है? राजगृह। शिशुनाग लेके चला जाएगा राजधानी वैशाली। तो जब इसके बाद में कालाशोक दूसरी बोध संगति कराएगा तो वो कहां कराएगा? वैशाली में। बाद में कालाशोक की राजधानी लेके चला जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र फिर हमेशा के लिए राजधानी रहेगी, और जब वहां पर अशोक गद्दी पर बैठेगा तब जो बोध संगति होगी वो कहां होगी? पाटलिपुत्र में होगी, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना, यहां से कुछ चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी इसकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कौशल की, कौशल, कौशल की श्रावस्ती। श्रावस्ती कहां पड़ता है? आपका यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट चले, मिलान करना है। कुरु की राजधानी क्या होगी?
इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई। पांचाल की राजधानी थी अहिच्छद। अच्छा, इसकी एक राजधानी और थी, ये लिख देना, कामपिल्य। कामपिल्य, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है आपसे अहिच्छद ना दे, कामपिल्य दे दे। एक कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अच्छा, ध्यान रखना, साकेत दे दे तो वो भी सही है। एक है बस, बस समझ रहे हो, बस हो गया इलाहाबाद वाला क्षेत्र, राजधानी कौशाम्बी। चारों इंपॉर्टेंट हैं, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा देना, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर बन रहा है, ठीक है, बी, बी का तीसरा, हाँ ये बन रहा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। 16 महाजनपदों में ये पूछा जा सकता है। बस ये पांचाल जो है इसकी राजधानी और ध्यान रखना, कामपिल्य। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद के कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो हाँ, इसका अगर आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या लगाना आप, इसमें से एक ध्यान रखना, राजस्थान में केवल एक था, वो पूछ सकता है, और वो था मत्स्य, मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? हाँ, राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर, एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेता है, विराटनगर, विराटनगर किस सबसे, वो सॉरी, राजस्थान में एकमात्र महाजनपद कौन सा था? वो था मत्स्य, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, ये ध्यान रखिएगा, विराटनगर। ठीक है, सबसे दक्षिणतम पूछ सकता है, कौन सा था? बताएगा कोई, सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन सा था? ये था अस्मक। कहां पर था अस्मक? बताएगा कोई? राजधानी थी पोतन। ये था आंध्रा, आंध्रा क्षेत्र में, गोदावरी नदी के किनारे, इसकी राजधानी थी पोतन। याद कर लेना, महाजनपद से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में, तो ये मत छोड़ना, 16 महाजनपद, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो थे वो कितने थे आपके? 8। तो इसमें कौन कौन से हो गए? जैसे मल्ल हो गया, कौशल हो गया, वश्य हो गया, चेदी हो गया, ठीक है, सूरसेन हो गया, ठीक है, उसके अलावा पांचाल हो गया, ठीक है। तो ये सब थे, लगभग कुल मिलाकर के 8 थे। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? कौन सा? 40। स्टार लगाओ 3 इस क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें पंचायत की चर्चा नहीं है, इसमें तो केवल बताया गया है कि देखो, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में एक अंतर बताता हूं। आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन मतलब अगर मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्व अगर आपको नहीं मिलते तब ऐसे में आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई सरकार ये नहीं कर रही है और ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है इसलिए हम कोर्ट जा रहे हैं, नहीं जा सकते हैं। जब तक बाध्यकारी नहीं है तब तक वो नीति निर्देशक तत्व है, जिस दिन वो मौलिक अधिकार में आ गया वो बाध्यकारी हो जाएगा, फिर वो अधिकार हमको मिलेगा। कायदे में जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये सरकार को एक तरीके की गाइडलाइन है, एक निर्देश है कि हाँ, कल के दिन को तुम्हें ये करना है, कल के दिन को तुम्हें बूढ़ों का ध्यान रखना है, कल के दिन को तुमको गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है, ये सब बातें नीति निर्देशक तत्वों में है। तो आर्टिकल 40 में एक बात कही गई, और वो ये कही गई कि ग्राम पंचायत का गठन भी तुम्हें करना है क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो ये भाई 3 स्टार लगा दो। एक आर्टिकल 48 भी कई बार पूछ लेता है, क्या है कोई बताएगा? 48, हाँ, पर्यावरण से संबंधित तो आर्टिकल 48 क्या है? 48 से हाँ, पशुपालन और कृषि में सुधार, यानी यहां ये बात करता है आपका कृषि व पशुपालन में सुधार,
यानी राज्य कोशिश करेगा इसमें सुधार हो। और यहां पर एक बात और हुई है, पता है आपको, जो गोवंशीय जानवर हैं उनकी रक्षा, यानी गो नस्ल, गोवंशीय पशुओं की सुरक्षा। तो ये ध्यान रखना, जो ये बात आ रही है वो इसमें भी लिखा गया है कि सरकार को गो नस्ल वाली जो भी प्रजातियां हैं उनकी सुरक्षा करनी है। उसके अलावा कृषि व पशुपालन में सुधार, आधुनिकता लाने की कोशिश करनी है सरकार को। इसलिए क्या होता है, जगह जगह देखो अनुसंधान केंद्र खोले जाते हैं, ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, ये क्यों खोल रहे हैं? नस्ल सुधारने के लिए। ऐसे ही आप सुनते रहेंगे कि यहाँ पर ये नया कटरा बनाया गया है, मतलब ऐसा नया कटरा तैयार किया गया है कि उसमें ये क्षमता होगी। ऐसे ही नहीं, आप गाय वगैरह के बारे में सुनते होंगे कि इतना दूध देने वाली गाय का एक नया वो बछिया जो है वो डेवलप कर ली गई है, सुनते हो ना। ये सब काम जो सरकार कर रही है वो किससे प्रभावित होकर कर रही है? आर्टिकल 48 से प्रभावित होकर कर रही है। आर्टिकल 39A इंपोर्टेंट है, निःशुल्क विधिक सहायता। यानी अगर आप कभी कोई क्राइम कर दें और अगर आप नहीं कर पाए वकील, तो सरकार आपको जो है वो वकील करा के देगी। यानी आपको जो फ्री में वकील मिलता है वो निःशुल्क विधिक सहायता जो आपको प्रोवाइड होती है वो इस आर्टिकल के तहत होती है, 39A के तहत। आर्टिकल 43 ये क्या है? कामगारों को जीवन निर्वहन मजदूरी, ठीक है, यानी मजदूरों को जीवन निर्वहन मजदूरी, यानी सरकार ऐसी भी व्यवस्था करे कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको एटलीस्ट उतना मजदूरी तो मिले कि वो अपना जीवन काट पाए। तो ये चारों आर्टिकल इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 48 में है कि राज्य जो है वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कृषि व पशुपालन में सुधार करने की, गोवंशीय जानवरों की सुरक्षा करने की, और आर्टिकल 39A में है निःशुल्क विधिक सहायता, और 43 में है मजदूरों को जीवन निर्वहन मजदूरी। क्लियर? संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता दी गई? कोई बताएगा इसको? 42वां संविधान संशोधन कब? 1973 में हुआ था, 76, 1976। एक्चुअली यहां थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि इस संशोधन से आपके जो आर्टिकल 31C है इसमें संशोधन किया गया, और इसमें एक बात डाल दी गई, और वो ये कि जो 39B है और जो 39C है इन्हें लागू करने के लिए अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई बात नहीं, हो जाए। अभी तक अगर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में आपस में कंट्रोवर्सी आ जाए किसे लागू करें, तो पहले लागू होगा मौलिक अधिकार, भले ही नीति निर्देशक तत्व साइड हो जाए। सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन करा, और किस आर्टिकल में किया गया? 31C में किया गया। ये बात थोड़ा सही से देख लेना, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से होगा नहीं आपसे, क्योंकि बच्चे उस तरीके से इसे कभी पढ़ते भी नहीं। इसमें संशोधन करके ये डाला कि जो 39B और 39C आर्टिकल है ये किससे जुड़े हुए हैं? ये दोनों जुड़े हुए हैं संसाधनों के समान बंटवारे से। जब आप इन आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि राज्य कोशिश करेगा कि देश के संसाधन किसी एक के हाथ में ना चले जाएं। देश के जितने संसाधन हैं वो सबके साथ बराबर रूप से साझा किए जाएं। तो देश के संसाधनों का समान बंटवारा करने के लिए अगर सरकार कोई प्रावधान करे, और वो प्रावधान से मान लो आपका कोई मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, तब ऐसे में मौलिक अधिकार के कारण से वो काम रुकेगा नहीं। यानी आर्टिकल 39B और 39C मौलिक अधिकारों पर हावी हैं, बस ये ध्यान रखना। तो ये लागू करने के लिए ये मौलिक अधिकारों पर हावी हैं। अब यहां से कितने क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है? 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला,
तो डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि नीति निर्देशक तत्वों के कौन से दो आर्टिकल, कौन से दो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर ज्यादा प्रभावी है। तो कौन सा? 39B और 39C। ये दो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बात लिखी कौन से आर्टिकल में गई है? 31C। ठीक है, ये कभी कदार पूछेगा, लेकिन जब भी पूछेगा तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है? बताइए। 39। अच्छा, 40 किसकी बात करता है? ग्राम पंचायत के गठन की। एक 44 और याद रखना, समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से दो क्वेश्चन याद रखना। पहला राज्य जहां पर ये लागू हुई, गोवा। ठीक है, ये पहले से लागू है। और आजादी के बाद पहला राज्य है, आजादी के बाद पहला राज्य जहां पर ये लागू हुई वो कौन सा है? यूके, उत्तराखंड। कई लोगों को ये पता नहीं होगा ये क्या होती है, मैं आपको बता दूं। जब विवाह संबंधी, उत्तराधिकार संबंधी नियम सबके लिए समान हो जाएं, तलाक संबंधी नियम ये सबके लिए समान हो जाएं, तब उसे बोलते हैं समान नागरिक संहिता। पुर्तगाल में ये, सॉरी, गोवा में ये पहले से ही है, क्योंकि पुर्तगालियों ने लागू कर दी थी। लेकिन आजादी के बाद जो पहला राज्य बना है इसको लागू करने वाला, वो बना है उत्तराखंड। तो ध्यान रखिएगा। तो अभी दो ही राज्यों में केवल समान नागरिक संहिता है, एक गोवा में और एक उत्तराखंड में। आर्टिकल 47 भी ध्यान रखिएगा, ये बात करता है पोषण स्तर में सुधार की। पोषण स्तर में सुधार, यानी राज्य क्या करेगा? पोषण स्तर में सुधार करेगा। और पोषण स्तर में सुधार करने के लिए क्या करेगा? नशीले पदार्थों पर रोक भी तो लगाएगा, नशीले पदार्थों पर रोक। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि नशीले पदार्थों पर रोक या लोगों के स्वास्थ्य स्तर, भोजन स्तर में सुधार करने की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 47 में की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। खैर, इसका आंसर क्या बनेगा? आर्टिकल ए, अनुच्छेद 39A। क्लियर? राज्य के नीति निर्णय सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? गांधी जी के विचारों पर आधारित है। ग्राम पंचायत का गठन यानी आर्टिकल 40। बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, तो बताएगा ये कौन सा? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कौन से आर्टिकल में है? 39 कौन सा? 39 का डी। ठीक है, आर्टिकल 39 का डी, ये ऐसे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कायदे में ये है स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अगला है मजदूरों का संरक्षण, ये है आर्टिकल 43, आर्टिकल 43। और तो यहां पर अगर मैं बात करूं ना, देखो पहला वाला भी सही है, दूसरा मेरे हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए। तीनों में गांधी जी के विचार हैं। गांधी मजदूरों के लिए भी बात करते थे, श्रमिकों के लिए भी बात करते थे। ठीक है, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, समान कार्य के लिए समान मजदूरी। ठीक है, नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है इसमें मान लिया। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था। गोवध पर निषेध, गोवध का निषेध यानी गो हत्या पर रोक। क्या आंसर लगाओगे? प्रत्यक्ष, पहला या सी? ठीक है, ये गांधी जी के नैतिक दर्शन पर है। ठीक है, गोवध का निषेध। ठीक है, गांधी जी तो बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता, वो तो यहां तक गाय का दूध भी नहीं पीते थे। वो कहते थे गाय का दूध उनके बच्चों के लिए है, तो वो इतना तवज्जो देते थे गाय को। वो गाय का दूध इसलिए नहीं पीते थे कि भैया उसका दूध उसके बच्चे पिएंगे, मैं कैसे पी सकता हूं, इसलिए वो बकरी का दूध पीते। तो ये गाय के लिए प्रेम है ना, बकरी के लिए नहीं है, यही तो समझाना चाह रहा हूं।
ठीक है। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो आम नागरिक किसके पास जा सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार आयोग, उनमें से कोई नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। यही है नीति निर्देशक तत्व, और इसी को कहा जाता है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसके लिए शब्द यूज होता है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी उन्हें इंफोर्समेंट के साथ लागू नहीं कराया जा सकता। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान का क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, या मौलिक कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है कि आप देश की संपत्ति की क्या करें? सुरक्षा करें। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैंने ऐड नहीं करे, मैं इसको कर दूंगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं। भारतीय संविधान के नियम में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य जो थे ये लिए गए थे रूस से, क्लियर, यानी यूएसएसआर से, और मूल में इनकी जो संख्या थी मूल संविधान में, वो इनकी संख्या थी 10। बाद में इसमें एक बढ़ाया गया 86वें संविधान संशोधन से 2002 में 11वां, और ये 11वां जो संबंधित है वो है शिक्षा से। क्या है बताता हूं। एक्चुअली ये जो पहले जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, जब सबसे पहली बार जब मौलिक कर्तव्य जुड़े थे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहां से ये भी पूछ सकता है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे या बाद में जुड़े हैं? बाद में जुड़े हैं। तो बाद में कब जुड़े हैं, मतलब कौन से संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन 1976। कोई बताएगा कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। यह भी ध्यान रखिएगा, जो समिति थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि हमारे देश में लोगों को कुछ कर्तव्य नहीं दिए गए हैं, भैया उन्हें कर्तव्य दीजिए। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए। अब आगे चल के महसूस हुआ कि एक कर्तव्य और होना चाहिए माँ बापों पर, कि माँ बाप अपने बच्चों को काम करवाने से पहले उन्हें स्कूल में पढ़ने भेजें। तो अभिभावकों के ऊपर एक मौलिक अधिकार दिया गया, एक मौलिक कर्तव्य दिया गया, और वो ये दिया गया कि वो अपने बच्चों को विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजें। तो ये जो 11वां जुड़ा है, ये जुड़ा है 2002 में 86वें संविधान संशोधन से। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब ये कह रहा है किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जुड़ा, तब आंसर होगा कौन सा? 86वां। अगर पूछ लेता आर्टिकल, अच्छा मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है, ये भी ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि 51A में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तब आंसर होता 42वां संविधान संशोधन 1976। बट उन्होंने पूछ रखा है एक जो 11वां जुड़ा। क्लियर, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसएसआर, यानी जिसे आज आप रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा अगर ये पूछ ले मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, कौन से भाग में? 4 के, और आर्टिकल पूछ ले किसमें है? 51A। ठीक है, ये बाद में जुड़े हैं 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। नेक्स्ट आगे, नींद में कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आता है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण आता है, सद्भाव आपस में भाव को बढ़ाना आता है। एक बार आप 10 के 10 कर्तव्य पढ़ लेना, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा। एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये क्या है? आर्टिकल 19, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है ये, तो इसलिए क्या नहीं होना चाहिए इसमें? ये नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी? बुलर झील। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा यहां पर एक झील और है, नाम सुना होगा, डल झील। दोनों झील याद रखना, बुलर झील और
डल झील, ठीक है। और ये कौन सी नदी बनाती है पता है? ये झील, ये झेलम नदी बनाती है, झेलम नदी बनाती है। यानी इस झील को झेलम ने बनाया है। ऐसे झेलम गई, उसने झील बनाई और फिर यहां से चली गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उलट झील, ठीक है। अच्छा, लोकाटक झील जो है ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ये मणिपुर में है। और ध्यान रखना यहीं पर एक राष्ट्रीय वो है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क है एक। कोई बताएगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। इसके बारे में क्या फेमस बात है, सुन के जाना। हाँ, एक्चुअली केबुल लामजाओ जो है वो एक नेशनल पार्क है मणिपुर में, लोकाटक झील के ऊपर। तो यहां पर क्या है, एक घास पाई जाती है, फुंडी। तो वो घास जब फैली हुई रहती है तो उसके ऊपर जब हिरण वगैरह घूमती है तो वो नाचती है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो घास हिलेगी, तो इसे बोलते हैं डांसिंग डियर। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नृत्य करती हुई हिरण, ये डांसिंग डियर कहां देखने को मिलती है? केबुल लामजाओ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है भारत का? केबुल लामजाओ पूछेगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कौन सी झील के ऊपर है? लोकाटक झील के ऊपर है। ये कहां पर है? मणिपुर में है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का। लैगून झील क्या होती है, ध्यान रखना, जो समुद्री जल से बने, समुद्री जल से बने। समुद्री जल से कैसे बने? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये है तो यहां पर ये ऐसे करके यहां, तो यहां मान लो यहां एक झील बन गई है, तो ये हो जाएगी लैगून। लैगून तो ऐसी झील जो तट पे सहारे बनती है उसे लैगून कहते हैं। लैगून झील मीठे पानी की होगी या खारे पानी की होगी? सागरीय पानी होगा तो खारा होगा। तो लैगून झील चिल्का। अब चिल्का क्या है? एक लैगून झील है। तो चिल्का झील यहां पर है, उड़ीसा के तट पर यहां पर है चिल्का। चिल्का, तो क्या बताएंगे इसका आंसर, क्या लगाएंगे? ठीक, नेक्स्ट। सबसे बड़ी लैगून झील मानी जाती है, ये भी ध्यान रखें। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। याद रखना लोनार झील को। नेक्स्ट अगला, वेम्बनाथ झील की, ये बड़ी फेमस झील है भाई, ठीक है, बताइए कहां पर है? केरल में है, केरल। वेम्बनाथ झील इंपोर्टेंट है, फेमस है, स्टार लगा देना इस पे। वेम्बनाथ झील केरल में है, बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, ये देखो यहां पर ऐसे करके, और यहां पर एक झील है सीमा पर, ये झील, इसका नाम है पुलिकट झील। ये भी बहुत फेमस झील है भाई, इस पे भी स्टार लगाओ 3। तो आंसर क्या होगा? पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट, पुलिकट। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी झील भारत की एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जानी जाती है? कौन सा आंसर होगा? लोकाटक झील। चिल्का कहां पर है? उड़ीसा। पुलिकट कहां पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, बड़ी फेमस झील है कोलेरू झील, ये भी याद रख लेना। आंध्र प्रदेश की झील है कोलेरू झील, कोलेरू झील। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? गोखुर झील क्या होती है? जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी है, और नदी ने क्या किया? अपना रास्ता चेंज कर दिया। नदी अब ऐसे हो गई, ये, तो इसने क्या किया? मान लो रास्ता बदल लिया, अब एक भाग साइड में कटा रह गया, तो इसे बोलते हैं गोखुर। गाय के खुर, गाय का खुर ऐसे तो होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ओक्सबो लेक, गोखुर झील। गोखुर झील में जो बड़े एग्जाम्पल है, एक तो आपकी ये हो गई, क्या नाम है, फुल्लर झील, वो यूपी में है, याद हो, कहां पर? पीलीभीत में। एक तो पीलीभीत वाली जो नदी है, ये झील है, ये भी गोखुर झील है, इसी से निकलती है गोमती नदी।
लेकिन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और एशिया की, उसका नाम है कावड़ झील। ये बिहार में है, बिहार। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये रामसर साइट में भी शामिल है कावड़ झील। तो ये कई बार आपसे पूछ सकता है, स्टार लगा लेना, कावड़ झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील। ठीक है, समझ रहे हैं? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछता तो कौन सी होती? बुलर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइनर सा अंतर ध्यान रखना। कौन सा सुमेलित नहीं है? सांभर राजस्थान में है, हाँ। लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि कहां है? चिल्का उड़ीसा में है, हाँ। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, हाँ। तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट, मिलान करिए। लोकाटक झील मणिपुर, पुलिकट झील अब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तो है नहीं, तो तमिलनाडु लगा दें। लोनार झील, बुलर झील, कौन सा आंसर है? पहला, पहला आंसर है, एक। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सी और कहां पर? कर्नाटक। खास बात, इसके कुछ उपनाम याद रख लेना। इसे ही कहते हैं गरसोप्पा, इसे ही कहते हैं महात्मा गांधी। तो आपसे चाहे तो गरसोप्पा पूछ ले, चाहे महात्मा गांधी पूछ ले, चाहे जोग पूछ ले। ये कर्नाटक में है और कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। और ध्यान रखना, इसकी खास बात क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, का सबसे ऊंचा। लेकिन अब मिस्टेक कहां होगी? जहां आपको एक दूसरा ऑप्शन और मिल जाएगा, वो मिल जाएगा कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात है बराही नदी पर, बराही नदी। और ये भी कहां पर है? कर्नाटक में। ये भी सबसे ऊंचा है। तब आप कहेंगे जी किसको लगाना है? तो ध्यान रखना, अगर ये हो तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देनी है और सेकंड प्रेफरेंस आपको इसको देनी है। हालांकि इसमें अंतर जो है ना, वो इस चीज का है कि कौन सीधा गिर रहा है, कौन बीच में टकरा के गिर रहा है। ठीक है, तो वो अंतर है। लेकिन अगर कुंचिकल दे दे, जो कि कर्नाटक में बराही नदी पर है, ये आप फर्स्ट पे लगाना, सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये नहीं है तब आप जोग, गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी, एक ही बात है। ये शरावती नदी पर है और कहां पर है? कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रहेगा, हाँ। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट आइए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? किस पर? कहां पर? कर्नाटक। और ध्यान रखना, सबसे पहली भारत की विद्युत परियोजना इसी पर है। पहली विद्युत परियोजना, पहली विद्युत परियोजना जो स्थापित की गई थी वो यहीं पर की गई थी, शिव समुद्र। 1902 की बात है। ठीक है, सबसे पहली विद्युत परियोजना वो यहीं पर स्थापित की गई थी। हालांकि प्रयोग इसका ऊपर हुआ, लेकिन पहली परियोजना जो स्थापित हुई वो शिव समुद्र पर। अगला, हुंडरू जलप्रपात, स्टाल लगा दो 3। स्वर्ण रेखा नदी कहां पर? झारखंड, झारखंड। ठीक है, झारखंड। एक और याद रखना, इंद्रावती नदी, सुना है नाम? इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है, नाम है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात। कोई बताएगा मुझे इसको? कोई जानते हैं क्यों फेमस है? हाँ, इसे कहते हैं भारत का न्याग्रा। भारत का न्याग्रा फॉल इसको कहा जाता है। न्याग्रा एक्चुअली विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। तो भारत का न्याग्रा जो दिया जाता है टैग, वो चित्रकूट वाटरफॉल को दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ में है और बेसिकली कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, याद रहेगा, चित्रकूट जलप्रपात फेमस है ये भी। नेक्स्ट, मिलान करना है। जोग जलप्रपात शरावती, शिव समुद्रम कावेरी, धुआंधार ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये नर्मदा पर है।
और गोकक तो नाम से याद रह जाएगा, गोकल जन्मेपात। तो आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी डी। डी। ये धुआंधार भी बड़ा फेमस है, ठीक है, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात। ठीक, नेक्स्ट, सार्क। देखो पहले तो सार्क का मतलब समझ जाओ। जैसे ही सार्क सुनो तो सार्क का मतलब हो गया दक्षिण एशिया देशों का संगठन, यानी दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है ये। अब आप कहोगे जी दक्षिण एशियाई देशों में क्या मतलब हो गया? दक्षिण एशिया में आ जाते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश, क्योंकि हम हैं साउथ एशिया। और जैसे मैं कहूं दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो म्यांमार से आगे के सब आ जाएंगे, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, उसके नीचे सिंगापुर हो गया, और यहाँ वो हो गया इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, जितने देश है वो सब दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, तो सार्क है क्या? सार्क है साउथ एशियाई देशों का एक संगठन, और ये किस चीज के लिए काम करता है? क्षेत्रीय सहयोग के लिए। तो इसलिए इसे कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी ये एक रीजनल कॉरपोरेशन है। ठीक है, किस चीज के लिए? वो मतलब दक्षिण एशियाई देश आपस में मिलकर के काम कर सके, उसके लिए संगठन है सार्क। ठीक है, पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए बताओ भारत के? गिनो एक साइड से। भारत, पाकिस्तान और भूटान और नेपाल और बांग्लादेश, नीचे जाओ नीचे, ठीक है, और श्रीलंका और मालदीव और म्यांमार मत लगाना, वो म्यांमार चला गया दक्षिण पूर्वी एशिया में, वो पार्ट हो गया आसियान का। तो भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, इसमें शुरुआत में जब ये बना था ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, और कहां पर हुई थी? ढाका में। तो जब ये बना था तब इसमें शामिल नहीं था कौन? ठीक है, इसमें शामिल नहीं था अफगानिस्तान। आगे चल के 2007 के आसपास इसमें जुड़ गया अफगानिस्तान। तो जब भी मैं बोलूं सार्क, तो आपको क्या ध्यान आना चाहिए? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन आ गया? भारत और उसके पड़ोसी देश। बस कब बना? 1985 में ढाका में। बस ध्यान रखना, आप मार कहां खाएंगे? आप इसके मुख्यालय को लेकर के मार खा जाएंगे, क्योंकि मुख्यालय ढाका नहीं है, मुख्यालय है काठमांडू। काठमांडू, काठमांडू कहां है? नेपाल में है। ठीक है, तो ये इतनी बात जो है वो ध्यान रखिएगा। तो कितने सदस्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, तो सार्क के बारे में जब भी बात हो, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। ठीक है, सार्क। इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे दक्षेस कहते हैं। दक्षेस, दक्षेस, कल के दिन को पूछ रहे दक्षेस क्या है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अगला, सार्क की स्थापना कब हुई? स्थापना पूछेगा तो 1985। कहां हुई? ढाका में हुई। ठीक है, ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट। पहले का आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? सार्क सम्मेलन उन्हें किस वर्ष आयोजित किया गया? भारत में। इसका आंसर होगा 1986। ये हुआ था बेंगलुरु में। हमारे यहां पर पहला संगठन जो हुआ था वो 1986 में हुआ था, बेंगलुरु में, 1986। नेक्स्ट, सार्क की स्थापना कब हुई? 1985। सार्क का पहला सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? कहां बना है? ढाका में। तो कहां होगा? ढाका। ठीक है, ढाका। सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू में। तीन में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान है, अफगानिस्तान, म्यांमार नहीं है। ध्यान रखना, म्यांमार है आसियान का। आसियान। अच्छा, एक का और है, ये आसियान का भी है, ये बिम्स्टेक का भी है। हाँ, ठीक है, लेकिन मेन आसियान। अगला,
पहली बार किस वर्ष ब्रिक्स संगठन के 5 देश ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए? ठीक है, आपको पता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, ब्रिक्स से बनेगा इस बार, 100% बनेगा, लिख के कह रहा हूं। क्यों? इतना विस्तार अभी तक किसी का नहीं हुआ, 6 देश जुड़ गए हैं, मतलब अभी तक लंबे समय से 2009 से बना है। देखो 2009 में एक संगठन बना जिसका नाम था ब्रिक। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन। 2010 में इसमें ऐड हो गया BRICS। इस एस का मतलब क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इसलिए इसको नाम दिया गया ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स। हालांकि इसका जो पहली बार किसी व्यक्ति ने कही थी ना, वो एक व्यक्ति थे, नाम था जिम ओ'नील। उन्होंने पहली बार कहा था कि इन देशों को मिलकर एक संगठन बनाना चाहिए, ब्रिक्स। तो बना कब है? ब्रिक बना है 2009 में। अगर क्वेश्चन पूछे पूरी तरीके से ब्रिक्स कब बना? 2010 में बना। जैसे क्वेश्चन पूछा है 5 देशों से ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, तो ये कब हुआ है? 2010 में। यार कहां हुआ था, कोई बताएगा? ये हुआ था ब्राजील में। इसका मुख्यालय पूछ सकता है आपसे ब्रिक्स का, कहां पर है, कोई बताए? संघाई, संघाई। नए देश जो जुड़े हैं वो याद रख लो, नए देश अभी ऐड हुए हैं, सबको जोड़ दिया। ठीक है, मिस्र, देखो अफ्रीका से 2 जोड़े हैं, एक तो मिस्र और एक इथोपिया। ठीक, गल्फ कंट्रियों में एक सऊदी आ गया, कोमा एक यूएई आ गया, और एक ईरान आ गया, और अभी एक और जोड़ा है, वो है इंडोनेशिया। अब देख लो तुम, ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? मैं तो कह रहा हूं कि आना ही था। ये इंडोनेशिया बाद में जुड़ा है, जब मैंने भी पढ़ाई थी ना मॉर्निंग में, ये उसके बाद जुड़ा है। यही सेम क्वेश्चन आ गया आपका उसमें, तब इंडोनेशिया नहीं था, बाकी ऊपर वाले तो पढ़ा दिए थे। तो यही क्वेश्चन तुम्हारा उसमें आया है, उत्तराखंड पीसीएस में, कि कौन से देश ब्रिक्स में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हो गया क्लियर? लिख लिया क्या? ठीक है। सार्क में शामिल होने वाला सबसे हालिया, ये हालिया मतलब जो लेटेस्ट बना है, लेटेस्ट मतलब जो सबसे लास्ट में बना हुआ, कौन बना होगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पहले मेंबर नहीं था। क्लियर? सार्क में स्थायी महासचिव कौन है, कौन देश से? भारत से। यार मेरे हिसाब से तो इस समय जो है ना इस समय वो है गुलाम सरवर। ठीक है, और ये गुलाम सरवर है बांग्लादेश के, जो सार्क के महासचिव है, 2023 में बने थे। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन, चेंज हुए हैं क्या? हाँ, 2023 में जो बने थे वो गुलाम सरवर बने थे बांग्लादेश के। 2000 सार्क का स्थायी महासचिव 2025 में किस देश से है? देखना चेंज हुए हैं क्यों, क्वेश्चन अगर ये आया है तो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही है, इन्हीं का कार्यकाल चल रहा होगा, यही है। तो इसका आंसर कर लेना, उत्तर इसका बांग्लादेश, क्योंकि ये बांग्लादेश के। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें बांग्लादेश कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, हो गया? अगला क्वेश्चन, जून 2024 में ब्रिक्स में किन देशों को शामिल किया गया है? मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया, प्लस अब एक और जुड़ गया 2025 में, कौन? इंडोनेशिया। ये 2025 में और जुड़ गया। अब कितने हो गए टोटल? 5 पहले थे, 5 बाद में 10 और 1 11। पता नहीं क्या हो रहा है, सबको जोड़ा जा रहा है। और आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ी हालिया खबर तो आपने सुनी नहीं होगी, मेरे तो पड़कच्चे उड़ गए सुन के। जो यूएन में सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे पावरफुल अंग क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। 15 होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। आपको पता है सुरक्षा
परिषद का, सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें अमेरिका, चीन, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन और 10 अस्थायी होते हैं, इनका अध्यक्ष कौन बना है? अध्यक्ष कौन बना है सुरक्षा परिषद का 2025 में? कौन बना है? ऑप्शन दो। हाँ, पाकिस्तान। ठीक है, तो जितना सब तुम्हें लगा है उतना मुझे भी लगा था सुन के कि भारत जिसके लिए लंबे समय से वो कर रहा है, उसका अध्यक्ष वो किसको बना रहे हैं? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को 2025 में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भारत के गाल पे एक तमाचा है, ठीक है, मतलब ये बात, क्योंकि और ये पता कब करा? जब अभी वॉर हुई, युद्ध का माहौल बने, उसके 10 दिन बाद। चलिए नेक्स्ट, ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? ब्राजील। और कहां पर हो रही है? ये क्वेश्चन भी अभी आ गया एक एग्जाम में, रियो डी जनेरियो। लेकिन आप तो एसएससी वाले हो, तो 2024 में पढ़ना। कजान, रूस, 2024। कजान 2024 में जो हुआ था, वो हुआ था रूस के कजान में, और 2025 में रियो डी जनेरियो। अच्छा, आप कहेंगे सर सार्क का नहीं बताया आपने। सार्क के सम्मेलन नहीं होते, क्योंकि सम्मेलन उसका होना था इस्लामाबाद में, और भारत ने मना कर दिया, हम जाएंगे नहीं, हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। तो भारत जब जाएगा ही नहीं, तो सबसे बड़ा कौन सा देश है सार्क में? अरे बाकी तो सब नुन्नू मुन्नू है, मेन तो भारत ही है, वो ही नहीं जाएगा तो क्या होना है भाई। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ध्यान रखना, ये न्यू डेवलप बैंक जो है वो ब्रिक्स का देश है, वो सॉरी ब्रिक्स का बैंक है, और ये बना था 2024 में बना। तो आप मुझे बताओ इसका कहां पर होगा? सीधी सी बात है, जब ब्रिक्स का कहां पर है मुख्यालय? संघाई में है, तो इसका भी कहां होगा? संघाई। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? केवल सैन्य गठबंधन, वैश्विक व्यापार और विकास में सहयोग? क्या आंसर होगा? ये होगा। तो हो गए, कितने मार्क्स बैठ रहे हैं? कोई ऐसा जिसके बैठ रहे हो 40 से ऊपर? ठीक है, 40 से ऊपर हाथ उठाओ। 45 से ऊपर, 45 से ऊपर, पक्का? तो ये तुम्हारी मेहनत पता है कौन सी है, जो तुम घर से पढ़ के आ रहे हो और यहां भी क्लास भी करी होगी। अब देखो ना, मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन इजी है, मान लिए मैंने, लेकिन जो बच्चा इन्हें भी नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो एग्जाम कर पाएगा? आप मुझे बताओ। मैं कह रहा हूं इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो इन इजी को नहीं कर पा रहा, तो वो टफ क्या करेगा? तो पहले तो बेसिक है। अगले दिन कल का सिलेबस पता है ना क्या है? पता है? हाँ, ये है। हाँ, किसकी नहीं आती? बाकी पूरी आती है। अच्छा, इसकी ले लिया करो वैसी फोटो, ठीक है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं एक टेस्ट आपका मैं एसएससी वाला करा दूं। कितने लोग हैं आपके जिनका एसएससी का पेपर, मतलब जिनके दूसरे पेपर है, एसएससी नहीं है, जैसे एनटीपीसी हुआ या फिर आरओ वगैरह हुआ, किस चीज का है? अभी कोई नहीं। इंग्लिश कितने लोग नहीं पढ़ते हैं? हाथ उठाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने इंग्लिश का पेपर आ जाएगा, वो 100 क्वेश्चन तो तुम हो जाए। मैं सोच रहा हूँ एक करा लूं, एक एसएससी उसका पेपर, एक पेपर में सोच रहा हूँ एक करा लेता हूँ। करा लूं? क्या टाइमिंग रखूं? यही 5 से 7? सही है, तो मैं कल ही कराता हूं। मुझे उससे ये फायदा हो रहेगा, आपकी थोड़ी सी पता चल जाएगी क्या होगा। एक काम करते हैं, इसमें सबको इनवाइट कर देते हैं, मैं डाल देता हूं, जो बच्चा देना चाहता है वो दे दे। देखो अभी मैंने तुम्हारी 3 सेट कराए हैं, एक टेस्ट आप अब दे दो। जिस दिन मैं 30 करा दूंगा, बीच में हालांकि तुम देना टेस्ट, जिस दिन मैं 30 कराऊंगा एक सेट उस दिन देना, और आप फील करना कि जीएस में जो स्कोर आपका रुकेगा आके 15-16 पे, वो उस समय आपका पहुंचेगा 35-40।
ठीक है, केवल 30 सीट के बाद। हाँ, टेस्ट बृहस्पतिवार को। यार बृहस्पतिवार को मैं करवा तो लूं, लेकिन बच्चे, मेरा तो मूल ही बृहस्पतिवार को है, लेकिन दिक्कत ये है ना, बच्चे कुछ ऐसे हैं जो घर वर भी निकलते होंगे, एक दिन का काम। हाँ, एक नहीं, मैं थर्सडे को ही कराऊंगा, अगले टेस्ट जितने में कराऊंगा वो कराऊंगा मैं थर्सडे में ही, छुट्टी वाले दिन। लेकिन एक टेस्ट मैं सोच रहा हूँ सबको इनवाइट कर दूं, जैसे आप लोग रहोगे फिर आप तो बृहस्पति में दे दोगे, लेकिन बाकी बच्चे बृहस्पति में नहीं आएंगे ना, तो एक मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं कल करा दूं। बताओ। हाँ, फिर थर्सडे की जो है वो छुट्टी हो जाएगी, थर्सडे में रख लें। हाँ ठीक है, फिर एक काम करते हैं, टेस्ट आपका थर्सडे में रख लेते हैं और कल मैं क्लास आपकी पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, सिलेबस भी थोड़ा सा ये है कि टाइम से खिंच जाएगा। चलिए, ओके।